पहला प्रश्न क्या है आज का, ठीक है। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट क्लास को, तो आप उसे जरूर देखिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है ना? हमें ये जानना होगा। क्या पूछ रहा है? पार्ट पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है। किससे जुड़ा हुआ? नागरिकता से जुड़ा हुआ। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। इसे इंग्लिश में पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 भी लिख सकता है, ठीक है। तो हमें नागरिकता संविधान के किस भाग में दी गई है, किस पार्ट में है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है भाग 2, पार्ट 2, ठीक है। इसका सही उत्तर भाग 2 है, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है। तो यहाँ पर हम केवल 2 को जानते हैं, फिर धीरे धीरे करके अगले प्रश्न में हमें जानकारी क्या करेंगे? बढ़ती जाएगी। तो हम धीरे धीरे जानेंगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नागरिकता भाग 2 में है। भाग 2 में कितने अनुच्छेद है नागरिकता से जुड़े हुए? 5 से 11 हैं। हमने एक जानकारी आपको यहाँ पर अतिरिक्त दी है, वो है भाग 3 की। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद क्या करता है? कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं उनके काम करने का क्या करता है? प्रतिषेध करता है ना, मना करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था, पहली वाली क्लास में, कि अनुच्छेद की जगह पर आर्टिकल भी लिखा हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या है ऑप्शन? आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24, ठीक है। तो हम इसका सही उत्तर देखते हैं कि क्या है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल बच्चों को कारखानों में काम करने से क्या करता है? प्रतिषेध करता है, मना करता है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। क्या है सही उत्तर? अनुच्छेद 24, जो कारखानों में बालकों को काम करने से मना करता है, ठीक। कितने वर्ष के? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों में कार्य करने से मना करता है। ये यहाँ पर बताया नहीं गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को मना करता है कार्य करने से। कहाँ? कारखानों में, ठीक है, कारखानों में मना करता है, ठीक। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं इसी प्रश्न से, जिससे हमारे अतिरिक्त प्रश्न, एक्स्ट्रा प्रश्न जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हल हो जाएं यदि पूछे जाएं हमारे एग्जाम में। जैसे कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। यहाँ हम एक आर्टिकल के बारे में जानते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलो, यहाँ जो बालक शब्द है इसमें केवल बालक, आप पुरुष को ही मत समझिएगा कि पुरुष बालक, नहीं, बालक और बालिका दोनों ही इसमें शामिल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
यहाँ से और किसी के बीच गैप होना चाहिए था, जो कि नहीं है। आप यहाँ पर गैप समझिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर और भीमराव के बीच भी स्पेस होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो आप इसे अलग अलग करके पढ़िएगा। किसी एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? हृदय एवं आत्मा। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर द्वारा किसी आर्टिकल को कहा गया है, किसी अनुच्छेद को कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, हमें ये मालूम करना है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हमारे हैं अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 32। जिस किसी ने भी मेरी पहली क्लास पॉलिटी की कवर की है उसे ये मालूम होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, इसकी जानकारी दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को कहा गया है? जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा तब उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 32 होगा, आर्टिकल 32 होगा। लेकिन यदि कहा जाए कि हृदय एवं आत्मा, संविधान में किसे हृदय एवं आत्मा कहा गया है, तब क्या उत्तर होगा? वहां पर भीमराव अंबेडकर नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, तब उत्तर होगा उद्देशिका। तब उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? उद्देशिका होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से इसे दोहरा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो, पिछली क्लास, आप उसे जरूर देखिए, ताकि आपको और स्पष्टता हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? किसका लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। ठीक है, संपत्ति का क्या है? मूल अधिकार है, इसका क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया, इसे कहीं शिफ्ट कर दिया गया। बताना है किसके द्वारा। किसके द्वारा क्या है? संशोधन अधिनियम है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कर दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 40वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 46वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम। यहां से हमें सही उत्तर बताना है, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप जिसने किया हो। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1900 कब हुआ था? 1978 में हुआ था, संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। ठीक, ये यहाँ पर संपत्ति का मूल अधिकार लिखा है, अर्थात ये संपत्ति का जो अधिकार था पहले क्या था? मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर कहीं और रखा गया। कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। तो संपत्ति का जो मूल अधिकार पहले हुआ करता था, अब क्या है? विधिक अधिकार है। देखिए यहाँ पर आपको कई जानकारी प्राप्त हो रही हैं, और जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो जानकारी, उस जानकारी से भी क्या है? क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उस जानकारी को ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? आपको जानकारी प्राप्त हुई कि संपत्ति का अधिकार जो था पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है? विधिक अधिकार है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे आर्टिकल 300 ए में क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। ठीक, इतनी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है, इस प्रश्न से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है। यहाँ पर इसके साथ ही एक बहुत अच्छी जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि ये जो 42वां संशोधन अधिनियम है जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है और आपके क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न जरूर मिला होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी इससे मिलती है। आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न से, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? संपत्ति का मूल अधिकार का लोप। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, कौन सा? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? छुआछूत उन्मूलन। उन्मूलन से तात्पर्य क्या है? समाप्त करने से, है ना। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, है ना। इसे कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? आपने पिछले प्रश्न को देखा होगा, मैंने आपको इससे पहले ही एक प्रश्न में अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के बारे में बताया था, याद है? चलिए, याद आ गया है, बहुत अच्छी बात है। हम पहले ऑप्शंस को जान लेते हैं। अनुच्छेद 18 पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। ठीक है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। इसमें सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 17। इससे क्या किया गया था? अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध है? छुआछूत उन्मूलन का। छुआछूत उन्मूलन का 18। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18, इसमें क्या जानकारी है? उपाधियों का अंत। क्या जानकारी है? उपाधियों का अंत। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस प्रश्न से हम एक अनुच्छेद के बारे में और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? किसकी समाप्ति? अस्पृश्यता की समाप्ति। ये देखिए, प्रश्न में थोड़ा परिवर्तन करके आपके एग्जाम में फिर से पूछा गया है ना। पहला प्रश्न जो था और ये प्रश्न, दोनों में बहुत थोड़ा ही अंतर है, लेकिन पढ़ने में क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको क्या ध्यान रखना है? अस्पृश्यता की समाप्ति। पिछले प्रश्न में क्या था? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन था। दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। उन्मूलन का अर्थ मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में, समाप्त था, है ना। क्या होता है? समाप्त होना। तो यहाँ पर क्या है? अस्पृश्यता की समाप्ति। तो उत्तर आपको ज्ञात हो गया होगा अब तक। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शंस ए क्या है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। इसमें सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 17। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। किसकी आजादी? प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद देकर क्या किया? डैश कर दिया। अर्थात वो पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की आजादी की व्यवस्था है। लेकिन स्पष्ट तौर पर संविधान प्रेस की आजादी की व्यवस्था क्या करता है? नहीं करता है। ठीक है, हमें ये बताना है। अच्छा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो सही उत्तर देने में क्या होती है? बहुत आसानी हो जाती है।
तो प्रश्न को आराम से पढ़ना है और उसे समझना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि कई बार प्रश्न सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं था। उत्तर तो हमें मालूम था, आंसर हमें सही ही मालूम था, लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ना है और उसे समझना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि मैम ये कौन सा प्रेस है, ये घर में जो आप इस्त्री करते हैं वो प्रेस बिल्कुल भी नहीं है ना। ये कौन सा प्रेस है, न्यूज़पेपर, मीडिया, है ना, ये वो प्रेस है। ठीक है, जो समाचार आता है वो प्रेस है, जो आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, समाचार सुनते हैं ना, वो प्रेस है। प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है अनुच्छेद 19(1) अ या ए, ठीक है, इंग्लिश में ए लिखा होगा। ऑप्शन बी क्या है, 19(1) बी या बा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) श या सी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) द या डी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस की आजादी की व्यवस्था किससे होगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 19(1) अ। इसका ये सही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रेस की आजादी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एक एक्स्ट्रा जानकारी तो हमें मिली नहीं। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है हमारे पास? अनुच्छेद 19(1) बी या बा, ये हमें कौन सा अधिकार देता है? ये हमें देता है कौन सा? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, एकत्रित होने की स्वतंत्रता देता है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, हो सकता है इस तरह से आपसे पूछा जाए कि शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है। ठीक है, तब आपका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 19(1) बी होगा या बा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें एक एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 19(1) अ इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था, क्या जाना था कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें थी? अनुच्छेद 19 में, जो कि स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन निहित है किसमें? अनुच्छेद 19 में। ठीक, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ होगी? अनुच्छेद 19 में होगी। बोलने की आजादी, जो मेरे आपके बोलने की जो आजादी है, बात करने की जो आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो आजादी है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी, कौन सा? अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? कौन सा अधिकार प्राप्त होगा जब 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ा जाए? 19(1) डी में क्या है? भ्रमण करने की आजादी है।
आबाद रूप से, मतलब कोई रोक टोक नहीं, आराम से आप घूम सकते हैं, है ना, भारत में कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 इन दोनों को जब मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, कौन सा अधिकार? एकांतता का अधिकार, एकांत का अधिकार। यदि यहाँ पर एकांत का अधिकार, यहाँ पर आपको स्पेस करना है, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एकांत का अधिकार प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सा शब्द समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, चलिए किस अनुच्छेद के साथ है देखते हैं। किसके लिए? समान काम के समान वेतन के लिए मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति किसे प्राप्त हो जाती है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाती है। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 तथा 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 15 और 26। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये कहाँ दिया गया है? ये हमारे डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, उसमें दिया गया है, आर्टिकल 39D में, वहां पर दिया गया है। वहां से इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करता है मौलिक अधिकार के रूप में। जब आप इसे आर्टिकल 14 और 17 और 16 को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, साथ रखकर पढ़ेंगे, तो कौन सा अधिकार निकल कर आएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी से कोई अपराध हो गया है, तो उसे उस अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी, ठीक। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कोई संरक्षण प्राप्त है किसी अनुच्छेद में? हाँ, किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद, आर्टिकल, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 20। सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 20 है, जो क्या करता है? दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, ठीक है। इससे पहले आपने पिछले प्रश्न में जाना था, अनुच्छेद 19 क्या करता है? अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है? अच्छा, ये सभी क्या है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये सभी मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स सब मैंने आपको पहले बताया था पिछले प्रश्न में।
शुरुआत में ही जब क्लास शुरू हुई थी क्या थे? भाग 3 में है। भाग 2 में क्या था? नागरिकता थी। 5 से आर्टिकल 5 से 11 तक। तो 11 के बाद आर्टिकल 12 से क्या शुरू हो जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसके साथ ही अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में क्या बताया था? भाषण की अभिव्यक्ति, है ना, बोलने की आजादी आपको किस में दी गई है? किस अनुच्छेद में? संविधान में अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 के बारे में आपको जानकारी अभी पिछले प्रश्न में मिली। मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, ध्यान आपको रखना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अनुच्छेद 19 में क्या, 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या पहचानना है? इसमें से जो एक लिस्ट दी गई है इसमें गलत कौन है, हमें ये पहचानना है। ठीक है, चलिए पहचानते। हम काफी जानते भी हैं क्योंकि पिछली क्लास में और इस क्लास में अभी तक जितने प्रश्न कर चुके हैं, जितने क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे हमें काफी आंसर्स की जानकारी हो चुकी है ना। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और ये सभी क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये सभी मौलिक अधिकार हैं और इसके सामने अनुच्छेद लिखे हुए हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। पहला है अस्पृश्यता का अंत, या फिर उन्मूलन यहाँ पर लिखा होता, या फिर समाप्ति लिखा होता। तीनों ही शब्द क्या है? एक समान ही है। तो जब कभी भी अस्पृश्यता का अंत, उन्मूलन, समाप्ति आए तो अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 17, है ना। ये क्या होगा? ये सही है, अनुच्छेद 17 सही है। हमें क्या ढूंढना है? गलत, सुमेलित नहीं है। अगले और बढ़ते हैं। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण हमें जिस अनुच्छेद में प्राप्त है वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। इन्होंने दिया है प्रश्न में, तो क्या सही है? मालूम नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है संविधान के? अनुच्छेद 25। ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये सही है। हाँ, ये सही है। धर्म की स्वतंत्रता हमें जो दी गई है वो अनुच्छेद 25 में है, ये भी सही है। हमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। भूलिएगा मत, ऐसी ही गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना है। हमें गलत ढूंढना है, तो पहले सही ढूंढ लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 29 के अंतर्गत है। ये भी क्या है? सही है। तो गलत कौन सा हुआ? गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण। इससे पहले आप ये प्रश्न शायद कर चुके हैं, नहीं किया है तो जान लेते हैं, है ना। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल 22 में है। किस में है? आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में ये दिया गया है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न की जानकारी मिल रही है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है, तो हमें यहाँ पता चला आर्टिकल 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, जो कि आर्टिकल 22 है। क्या है? आर्टिकल 22 है, भूलना नहीं है आप लोगों को। ओके, आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कौन सा? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया कब? हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1981 में, ऑप्शन डी 1979 में।
ऑप्शन डी 1979 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने क्या किया था? पारित किया था। बंधुआ मजदूर, है ना, किसको ध्यान में रखकर? किसी आर्टिकल को ध्यान में रखकर उन्मूलन किया गया होगा। कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 23। कौन सा है? आर्टिकल 23, जो क्या कहता है? बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करने की बात करता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। और अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976 में पारित किया था संसद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है, क्या है? ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी ना तो ए है और ना तो बी है। सूचना का अधिकार हमें बताना है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, हमें ये बताना है। क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये मूल अधिकार भी है और ये विधिक अधिकार, लीगल अधिकार भी है। ठीक है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वह है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन से 5 अनुच्छेद आते हैं, हमें ये बताना है भारतीय संविधान में। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 18 ये सही उत्तर है, जिसके अंतर्गत क्या हो गया? 14 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि समानता का अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये 5 अनुच्छेदों को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार, जो कि संविधान में स्वीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जानते हैं ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है क्लास की शुरुआत में ही? नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये किसमें है? भाग 4 में है। अभी इस समय इस प्रश्न में क्या बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, अर्थात हमें ये पता करना है कि इन ऑप्शंस में से कितने हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य हैं। ठीक है, ओके, पता करते हैं। समझ गए प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सही है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिद्धांत है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। अगला है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये क्या है? मालूम नहीं, है ना? आगे देखते हैं। अगला है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। ये क्या है? ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सा बच गया? ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं बताता है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्पष्ट है? यहाँ हमें इस क्वेश्चन में ये भी पता चला कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि भाग 4 में है, वो क्या क्या बताते हैं? बताते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? के लिए इसका सही उत्तर होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है? अंग है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 डी में, 39 डी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं हम आपको। स्पष्टता आवश्यक है, स्पष्टता आवश्यक है, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस में दिए गए हैं? किस भाग में है? भाग 3 में है। 12 से आर्टिकल 12 से कहाँ तक? 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, पार्ट 4 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ये हैं आर्टिकल 36 से 36 से 51 तक, 51 तक। ठीक है, तो इसके बीच जो भी आर्टिकल आएंगे वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। और आपने पिछली क्वेश्चन में जाना था, आप ये क्लास पूरी देख रहे हैं ना? तो पूरी देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 डी में है। ठीक है, और 39 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत शामिल आर्टिकल कहाँ से शुरू है? आर्टिकल 36 से 51 तक के बीच में क्या आ गया? 39। सरल है? चलिए, सरल है ये तो बहुत आसान था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम। कौन सा? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जिसे लागू करने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया था? देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 43। ऑप्शंस है अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 43। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 43। ठीक है, जो मनरेगा जिसे ध्यान में रखकर मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया था। आर्टिकल 43 किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा। ये मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है। मैं बार बार प्रश्न जो पिछले प्रश्न है करवा चुकी हूँ उन्हें रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, आगे बढ़ना है। किस में आएगा ये? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? हमें नहीं है खोजना है ना? तो पहले जान लेते हैं कौन है। ठीक, ऑप्शन ए क्या दिया है? मद्य निषेध। सॉरी, ये गलत हो गया है, मिटा देते हैं, है ना। चलिए, ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। मद्य निषेध आता है आर्टिकल 47 के अंतर्गत, ठीक है। और गौ संरक्षण आर्टिकल 48 के अंतर्गत आएगा, और पर्यावरण संरक्षण आएगा आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत, ठीक है। अभी स्पष्ट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर है मुफ्त कानूनी सलाह। ये जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ये किस में है? आर्टिकल 39 ए में है। और हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से कहाँ तक है? 51 तक है। तो 39 ए किस में आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। इसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। यहाँ इस प्रश्न से हमें एक्स्ट्रा जानकारी क्या मिलेगी? समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। जो एक्स्ट्रा जानकारी हमें क्वेश्चन से मिल रही है, हमें उसे क्या करना है? याद कर लेना है। नोटबुक और पेन साथ में रखना है ताकि हम उसे लिखते हुए चलें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? किससे? मौलिक कर्तव्य। ये क्या आ गया? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य की बात आई है तो पहले प्रश्न कर लेते हैं, फिर देखते हैं मौलिक कर्तव्य को, कुछ उसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संशोधन, ऑप्शन डी 48वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 42वां संशोधन, जो किससे जुड़ा हुआ है? मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य है भाग 4 क में, ठीक है, भाग 4 क में। इससे जुड़े हुए कितने आर्टिकल हैं? मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, अनुच्छेद 51 का, फिर आर्टिकल 51 ए, ये इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, सिर्फ एक है, ठीक है। हाँ, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा। यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है? फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी, संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना
संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमें क्या ढूंढना था? मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना था। तो गलत कौन सा है? इसका जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसे परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, जबकि ये सही नहीं है। ठीक है, सही क्या है? इसे परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20 20, ऑप्शन डी 12। कितने हैं? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 11। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वां संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान का 17वां संशोधन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित यूटीज को भाग लेने का अधिकार देता है, शामिल होने का अधिकार देता है, वो कौन सी यूटीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमें ये बताना है। और ये कब शामिल किए गए? 17वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए। किसके चुनाव में? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुदुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली तथा दमन दीव। इसका सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? दिल्ली तथा पुदुचेरी। इन्हें 17वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अधिकार दिया गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, और ये 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? क्या कोई ऐसा राष्ट्रपति हमारे यहाँ हुआ है भारतीय संविधान में जिसे मिसाइल मैन कहा जाता था? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हमारे पास क्या ऐसा हमारे संविधान में कोई ऐसा राष्ट्रपति रहा है? हाँ, कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरह से यहाँ प्रश्न है कि राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, प्रश्न इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन मिलता जुलता है। हम जान लेते हैं कि किसे जो है मिसाइल वुमेन कहते हैं। यहाँ क्या है? मिसाइल मैन है। मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी जाती है। लेकिन अगर मिसाइल वुमेन पूछे तो वो राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। मिसाइल वुमेन कौन रही हैं? भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या होगा? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस विषय से थोड़ा अलग है, पर मिसाइल मैन चूंकि आया है इसलिए मैंने आपको मिसाइल वुमेन की जानकारी यहाँ साझा करना ठीक समझा। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन क्या है? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। गणतंत्र भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ठीक है, इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा?
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर ना हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ पद पर कैसे नहीं होगा। ये हो सकता है, ठीक है, छुट्टी पे चले जाए या किसी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी स्थिति हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है और ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो चुका है। तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जब राष्ट्रपति पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो, क्योंकि जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है तब कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन जब वो भी ना हो तब कौन कार्य करेगा? भारत का प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा एज ए राष्ट्रपति, ठीक है, एज ए राष्ट्रपति कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है, और यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, आप इसे कट कर दीजिए। दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, ठीक है, ये कथन है। कारण क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, यही है कारण। हमें क्या बताना है? इन तथ्यों के आधार पर उपर्युक्त वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? हमें सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं, दोनों कथन क्या है? सही हैं। आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, आर जो है ए का स्पष्टीकरण देता है। कैसे? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित तभी होगा जब वह राज्यसभा के लिए सदस्य होने के लिए क्या होगा? योग्य होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही क्या होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा है राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें क्या बताना है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये भी पिछले प्रश्न जैसा है, सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। और सही उत्तर क्या है ये हमें जानना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। क्या उपराष्ट्रपति प्रत्यक्ष तौर से चुना जाता है? नहीं, अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या यह सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल ए सही है, केवल एक सही है, ठीक है, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति एवं पदमुक्ति को विवेचित करता है? इनमें से जो अनुच्छेद हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रावधान है जो मंत्री परिषद की क्या करता है? नियुक्ति और पदमुक्ति को बताता हो, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 75।
सही उत्तर है। आर्टिकल 75 क्या है? सही उत्तर है।